हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 45। अब तक आपने पढ़ा मिस्टर सक्सेना और हरीश के बीच काफी बातचीत हुई। हरीश ने साफ इनकार कर दिया था कि सुदाना महापूजा में आएगी और ना ही सगाई में। पर जब मिस्टर सक्सेना ने हरीश को उसकी इज्जत का हवाला दिया तो स्वार्थ के चलते उन्होंने सुधा को पूजा और सगाई में आने की परमिशन दे दी, पर यह कहा कि वह मेहमानों की तरह आएगी और मेहमानों की तरह ही चली जाएगी। दरवाजे पर कोई था जिसने यह बात सुन ली थी। यह बात सुनते ही उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। आखिर कौन था दरवाजे पर, आइए जानते हैं अब आगे। दरवाजे पर खड़ी लड़की आंखों में आंसू लिए थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही। उसने अपनी आंखों से आंसुओं को साफ किया और फिर होठों पर नकली मुस्कान लाते हुए वह लड़की हाथों में पूजा की थाली लिए अंदर आई। उस लड़की की आहट सुनते ही मिस्टर सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आ गई बेटा, मैं तो कब से तेरे प्रसाद का इंतजार कर रहा था। उस लड़की की आंखों में हल्के आंसू थे, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से काबू में लाते हुए वह लड़की अपने दादाजी के सामने आई। मिस्टर सक्सेना उसके मासूम से चेहरे को देखकर बोले, क्या हुआ, क्यों परेशान हो बेटा? वह लड़की बोली, दादाजी आप मेरे लिए क्यों लड़ते हैं पापा से? आपको पता है ना उन्हें मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। कभी कभी तो लगता है जो वो कहते हैं शायद वो सच है। मैं सचमुच ही मनुष्य हूँ। उसने ऐसा कहा ही था कि तभी उसके दादाजी मतलब मिस्टर सक्सेना उस लड़की से बोले, बस सुधा, आज के बाद दोबारा यह शब्द अपने मुंह से मत निकालना। बेटा, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह उसका उसे मिलकर ही रहता है। तभी सुधा बोली, हमारी किस्मत में तो कुछ अच्छा नहीं था दादाजी। आप बताइए क्या था हमारी किस्मत में? ना पिता का प्यार मिला, ना माँ का दुलार। ना माँ के आंचल में कभी खेली, ना पिता की गोद में कभी इधर उधर घूमी। उम्र संभाली तो रिश्ते समझने से पहले ही हाथ पीले करवाने को पिता तैयार थे। फिर भी मैंने इसे अपनी किस्मत मानकर उनकी खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। पर न जाने किस्मत को मुझसे एक ऐसा बेर है, मुझे खुशी नहीं देख सकती। और उस हादसे ने पिताजी को एक और वजह दे दी मुझसे नफरत करने की। बस कुछ एक झटके में छीन लिया था मेरी किस्मत ने मुझसे। मुझसे जन्म दिनों का, पिता का प्यार, भाई का दुलार, सब कुछ छीन लिया मेरी किस्मत ने। जिस भाई को राखी बांधती थी छोटी माँ, अब उस भाई के आसपास भी नहीं फटकने देती। भाभी मुझे मनुष्य समझने लगी है। जो भाभी मुझे अपनी सहेली समझती थी उन्हें अब मैं अखरने लगी हूँ। दोनों बहनों ने तो कभी चाहा ही नहीं मुझे खुश देखना। इन सब के बाद तो छोटी माँ आकृति और आरोही को जैसे मौका मिल गया मुझे जलील करने का, मुझसे फिर एक बार सब कुछ छीनने का। आप ही बताएं दादाजी, क्या दिया मुझे मेरी किस्मत ने? कुछ भी नहीं, सिवाय दर्द, आंसू और ढेर सारे इल्जामों के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया इस किस्मत ने। इस घर में सिर्फ आपकी वजह से हूं मैं। मिस्टर सक्सेना के चेहरे पर मायूसी आ चुकी थी। वह सुधा का दर्द महसूस कर सकते थे पर चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। मिस्टर सक्सेना ने सुधा से कहा, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है सुधा, तो हमेशा याद रखना अच्छा वक्त भी जरूर आता है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तेरा अच्छा वक्त बहुत ही जल्द आने वाला है। तेरी जिंदगी में इन आंसुओं की वजह नहीं रहने वाली। कोई ऐसा आने वाला है जो तुझे सराखों पर बिठा कर रखेगा। इतना सुनते ही सुधा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। सुधा ने अपने दादाजी को आरती दी और वहां से चली गई। उसे यूं जाता देख मिस्टर सक्सेना का चेहरा सख्त हो रहा था। वह रामचरितमानस की तरफ देखते हुए खुद से बोले, मिस्टर सक्सेना बोले, हे प्रभु, ऐसा क्यों है? मेरी इस बच्ची की जिंदगी में इतना दुख किस बात का दिया है आपने? हे भोले शंकर, इसकी जिंदगी में रंग भर दीजिए। बेरंग सी हो चुकी इसकी है जिंदगी। बिना विवाह के विधवाओं वाली जिंदगी जी रही है ये। श्रुति ने मजबूर कर दिया है इसे ये फीके रंग पहनने के लिए। अब तो हर किसी को यही लगने लगा है कि सुधा विधवा है। पर सच तो आप जानते हैं ना महादेव, जब जब अपनी बेटी को इस हालत में देखता हूं तो कलेजा चिढ़ जाता है मेरा। कितनी बार छोटी बहू को समझाया कि इस हालत में मत रखो सुधा को, मैं नहीं देख सकता। पर शायद उसे मुझ बुड्ढे को यह दिखाने में मजा आता है। उसके भांजे से अपनी इस मासूम बिटिया की शादी न करने का शायद यही दर्द भोग रहा हूं मैं।
पर आप ही बताए प्रभु, आप तो सब जानते हैं, कैसे इस मासूम बच्चे की जिंदगी खराब होने दूं, उस इंसान के साथ ब्याह करके। अब सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ प्रभु, मेरी बिटिया की जिंदगी संवार दीजिए। इतना कहकर मिस्टर सक्सेना की आंखों से आंसू बह निकले। सुधा सुबह की आरती अपने दादाजी को देकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी सुधा यही सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय होता चला आ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। सुधा ने फोन रिसीव किया तो उसकी बचपन की फ्रेंड तारा का फोन था। सुधा ने फोन रिसीव किया और बोली, सुधा बोली, हेलो। हाँ बोल तारा। तारा बोली, क्या बोल बोल, भूल गई, प्रैक्टिस करवाने के लिए आने वाली थी ना तू, बच्चे तेरा वेट कर रहे हैं। तूने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया सुधा, देख 15 मिनट है तेरे पास, जल्दी से घाट के पास वाले मंदिर पर आ जा, हम सब वेट कर रहे हैं तेरा वहां। सुधा बोली, यार मेरा सचमुच मन नहीं है, हम कल मिलते हैं ना, आज तू बच्चों को डांस सिखा दे। तारा बोली, मुझे पता है तेरा मन क्यों नहीं है, तुझे फिर तेरी माँ या तेरे पिता या तेरी भाभी ने या फिर तेरी दोनों बहनों ने कुछ न कुछ जरूर कहा होगा, तभी तेरा मूड इतना खराब हुआ है। सुधा तू इतना क्यों सह रही है, मैं होती ना तेरी जगह तो कब का घर छोड़कर भाग जाती। सुधा बोली, अगर मैं घर छोड़कर गई तो पिताजी की इज्जत पर आंच आ जाएगी, उन्हें बुरा लगेगा। तारा गुस्से से बोली, हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का, तुझे अपने पिता की इतनी पड़ी है और तेरे पापा को तेरी रत्ती भर भी नहीं पड़ी, तुझसे बहस करना ही बेकार है। देख जल्दी से मंदिर पहुंच, मुझे कोई और बात नहीं सुननी, और अगर तू नहीं पहुंची तो तेरी दोस्ती खत्म। इतना कहकर तारा ने बिना सुधा की बात सुने फोन काट दिया। वहां सुधा जानती थी कि तारा बहुत जिद्दी है, वह ऐसे ही आसानी से मानने वालों में से नहीं। सुधा ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों को अच्छे से साफ किया। घर पर उसके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर सुधा को हर किसी के दिल से फर्क पड़ता था, हर किसी के इमोशंस, हर किसी की फीलिंग से फर्क पड़ता था। सुधा ने अलमारी से अपने घुंघरू लिए और मंदिर की तरफ चली गई। वह जा ही रही थी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे देख लिया। सुधा का दिन उसकी माँ अच्छा कैसे बीतने दे सकती थी। उन्होंने देखा कि सुधा घर से बाहर जा रही है तो उन्हें उसे सुनाने का अच्छा मौका मिल गया। वह सुधा पर तंज कसते हुए बोली, कहाँ जा रही हो मैडम, हीरोइन बनकर, किसको और नचाना है अब अपने पीछे, न जाने किसके लिए इतनी सजी फिरती हो। सुधा ने श्रुति को कोई पलटकर जवाब नहीं दिया, वह उसे इग्नोर करके वहां से जा चुकी थी। वहीं उसे यूं जाता देख श्रुति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। श्रुति मन ही मन बोली, बहुत पर निकल आए हैं इसके, लगता है पर काटने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, एक बार मेरी बेटी की सगाई अच्छे से हो जाए, फिर तुझे मैंने इस घर से न फिकवाया तो मेरा नाम भी श्रुति शेखावत नहीं। इतना कहकर श्रुति वहां से मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ चली गई। कहानी एक नए मोड़ पर आ रही थी। सुधा अपने घुंघरू लेकर घर से निकल चुकी थी। घाट किनारे मंदिर में तारा कुछ बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। यह बच्चे तारा की डांस एकेडमी के बच्चे थे। सुधा बहुत ही अच्छा डांस करती थी। उसके कथक डांस के मुंह पर हर कोई दीवाना था। घर से सुधा को कभी प्यार नहीं मिला। अपने दादा के कारण उसे थोड़ी बहुत इज्जत मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मासूम बच्ची सुधा अपने आप में खोने लगी। तब उसके दादा ने उसका एडमिशन बनारस के सबसे प्रसिद्ध नर्तक में कराया। उन्होंने सुधा को कथक की हर एक बारीकी सिखाई। सुधा डांस में महारत हासिल कर चुकी थी। फिर वह एक दिन हुआ जिसका सुधा को भी इंतजार नहीं था। सुधा डांस में महारत हासिल कर चुकी थी। फिर एक दिन वह हुआ जिसका सुधा को इंतजार भी नहीं था। सुधा को मुंबई से कॉल आया। एक क्लासिकल डांस प्रोग्राम में उसका नाम आया था, लेकिन सुधा की सौतेली मां श्रुति को यह मंजूर नहीं था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सुधा उसकी दोनों बेटियों से ज्यादा नाम कमाए। सुधा दिखने में आकृति और आरोही से बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिस कारण श्रुति हमेशा इस बात से जलती थी। उन्होंने अपने पति को कहकर ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने सुधा को कहीं भी बाहर डांस करने के लिए मना कर दिया। फिर भी सुधा ने अपने दादाजी के कारण डांस करती थी और अपने पिता के कारण हरीश कुछ नहीं कह पाया। फिर उन्होंने एक नई चाल चली। श्रुति ने हरीश के दिमाग में सुधा की शादी की बातें डालना शुरू कर दी। हरीश ने भी ये ठीक समझा और सुधा की शादी 18 साल पूरे होने में
जब महज एक हफ्ता बाकी था तब तय कर दी। सुधा को 18 साल पूरे होने के 2 दिन बाद ही शादी करनी थी, लेकिन एक हादसे में सुधा के होने वाले पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो सुधा अपने में ही गुमसुम रहने लगी। उसकी सौतेली माँ ने इस बात से खुश थी कि सुधा अब कहीं भी बाहर घर छोड़कर जाने की जिद नहीं करेगी, अपना नाम कमाने की जिद नहीं करेगी। वह उसे मंदिरों में बच्चों को डांस सिखाने के लिए मना नहीं करती थी, लेकिन अभी भी अगर सुधा को कोई बेस्ट अवसर मिलता तो वह टांग अड़ाने से पीछे नहीं हटती। सुधा के दादाजी मिस्टर सक्सेना ने सुधा के लिए डांस एकेडमी खोलने का फैसला किया, लेकिन श्रुति को यह मंजूर नहीं था। उसने फिर से इसमें अड़चन डाली और लड़ झगड़ कर मिस्टर सक्सेना से डांस एकेडमी नहीं खुलवाने का निर्णय ले लिया। फिर भी सुधा बच्चों को बारीकियां सिखाने के लिए तारा की डांस एकेडमी को ज्वाइन करके वहां बच्चों से मिलती। दादाजी ने सुधा का इस बारे में बहुत साथ दिया। सुधा अब तारा के साथ मिलकर कभी कभी बच्चों को डांस सिखाने की बारीकियां सिखा देती थी। सुधा का भी बच्चों को डांस सिखाने का मुख्य उद्देश्य भी बहुत ही बड़ा था। दरअसल उन बच्चों की एक नेशनल ग्रुप डांस परफॉर्मेंस होनी थी। सुधा ने तारा के साथ मिलकर उन बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई। वे बच्चे सुधा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज सुबह उसके पिता और उसके दादा के बीच हुई बातचीत को सुनकर सुधा का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन तारा ने जब उसे धमकी दी तो सुधा घर से ही निकल पड़ी। तारा वहां बच्चों के साथ बैठी इंतजार कर रही थी कि कब सुधा आएगी, पर कोई और भी था जो वहां तारा का यूं इंतजार करते हुए देख रहा था। दरअसल वह कोई और नहीं, रुद्र का मैनेजर अर्णव था। रुद्र पास ही के होटल में किसी के साथ मीटिंग के लिए आया हुआ था। इसी बीच अर्णव वहां से बाहर का नजारा देखने के लिए उठकर घाट वाले एरिया की तरफ आ गया। तब उसने देखा कि कुछ बच्चे और एक बड़ी लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी किसी का इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में इंतजार साफ दिख रहा था। वह बार बार अपनी घड़ी को देखती और कभी रास्ते को, कभी उठकर इधर उधर घूमने लगती। अर्णव उसके हर मूवमेंट को देख रहा था। अर्णव ने तारा को यूं झुंझलाते हुए देखा तो वह हंस पड़ा। तभी वह लड़की आई जिसका इंतजार तारा कर रही थी, मतलब सुधा। सुधा को देखकर तारा के साथ साथ वहां जितनी भी बच्चियां थी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुधा ने मंदिर को प्रणाम किया और फिर तारा के पास जा पहुंची। तारा ने सुधा को गले से लगाया और बोली, थैंक गॉड तू आ गई, मुझे तो लगा था कि तू नहीं आने वाली। सुधा बोली, किसी ने इतने प्यार से धमकी जो दी थी तो आना ही पड़ा। इतना सुनते ही तारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तारा बोली, बिना धमकी दिए तू मानती कहाँ, बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधा ने हाँ में सर हिलाया और तारा के साथ बच्चों को डांस सिखाने के लिए दूसरी तरफ चल पड़ी। तारा ने म्यूजिक ऑन किया और अचानक हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। धीरे धीरे मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, एक सुकून भरा मौसम। नदी किनारे हल्की हवाएं बहती हुई और एक प्यारा सा क्लासिकल डांस। सुधा ने डांस शुरू किया तो वहीं बच्चियां धीरे धीरे सुधा को फॉलो करते हुए डांस करने लगी। सबसे पहले सुधा ने अपना दुपट्टा एक साइड की तरफ किया और फिर अपने पैरों में घुंघरू पहनते हुए डांस का पहले स्टेप करने लगी। वहीं अर्णव सुधा और तारा दोनों को देख रहा था। अर्णव को वहां खड़ा देख रुद्र, जिसकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी, अपने मीटिंग होल्डर से बाय करके उस तरफ आया। तभी उसके कानों में एक गाने की बहुत प्यारी सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर रुद्र का ध्यान उस गाने की तरफ चला गया। एक हवा का झोंका रुद्र की ओर आया और उससे टकराया तो न जाने क्यों रुद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह एहसास उसके लिए पहला एहसास था। आज से पहले उसे यह कभी नहीं हुआ था। वह जब ऐश्वर्या के साथ था तब भी उसने इस एहसास को कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी धड़कनों को काबू करते हुए खुद से बोला। रुद्र बोला, ये अचानक क्या हुआ, मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई? हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है, न जाने यह बनारस क्या रंग लाने वाला है। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने उस आवाज की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि अर्णव किसी को देख रहा था। रुद्र अर्णव के पास आया। अर्णव को कहीं खोया हुआ देख रुद्र ने अर्णव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रुद्र ने कहा, कहाँ खो गया है? अर्णव का ध्यान टूटा तो उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, जब सामने कोई इतना प्यारा डांस कर रहा हो तो ध्यान कहीं और कैसे जा सकता है? रुद्र ने उस तरफ देखा जहां अर्णव ने इशारा किया तो रुद्र न जाने क्यों देखता ही रह गया। उसने एक टकटकी लगाए हुए सुधा को देखना शुरू किया। सुधा जो कि डांस में पूरी तरह से खो चुकी थी।
रुद्र ने सुधा को देखा और फिर उसके डांस स्टेप को, फिर गाने को सुना तो उसे न जाने क्यों सुधा में कुछ ऐसा नजर आया जो उसे खींच रहा था। रुद्र सुध-बुध खोकर उसकी तरफ जाने लगा। वही अर्णव की नजरें तो तारा पर टिकी हुई थी। सुधा और तारा दोनों ही बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन से डांस कर रहे थे। सुधा अपने डांस स्टेप्स को बड़े ही प्यार से कर रही थी। वहीं रुद्र कब उस जगह आ पहुंचा जहां सुधा डांस कर रही थी, उसे खुद पता नहीं चला। तारा और बाकी बच्चियों ने रुद्र को देख लिया था। वे अचानक रुक गई। तारा ने बच्चियों को पीछे जाने का इशारा किया और खुद भी पीछे की तरफ चली गई। लेकिन सुधा, वह तो डांस में इस कदर खो चुकी थी कि उसे कोई और दिख ही नहीं रहा था। रुद्र न जाने क्यों सुधा को निहारे जा रहा था। सुधा के पैर अभी भी उस गाने पर थिरक रहे थे। सुधा डांस करते करते इतनी खो सी गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वह डांस करते करते उस किनारे तक आ चुकी थी जहां जगह नहीं बची थी। नदी और दीवार का वह किनारा और उनके बीच चंद फासला बचा हुआ था। तारा की एक जोरदार आवाज और सुधा की हड़बड़ी में होश में आना। सुधा कुछ समझ पाती उससे पहले ही हड़बड़ाहट के कारण वह पानी में नीचे गिर पड़ी। तारा जोर से सुधा का नाम लेते हुए बोली, सुधा। रुद्र जो सुधा में खोया हुआ था, अचानक इस हरकत से चौंक गया। तारा दौड़ते हुए उस दीवार के किनारे आई। उसने देखा कि सुधा डूब रही है। तारा घबराते हुए बोली, सुधा रुक, मैं किसी को बुलाती हूँ। तारा के बगल में खड़े रुद्र को देखा। तारा रुद्र से बोली, प्लीज सुधा को बचा लीजिए, उसे तैरना नहीं आता, प्लीज। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो उसने एक नजर सुधा की ओर डाली जो पानी में बिल्कुल डूब रही थी। रुद्र ने बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। सुधा जो डर के मारे अपने हाथ पैर मार रही थी, अब वह पानी की गहराई में समाने लगी थी। पर इससे पहले कि वह पूरी तरह पानी में डूबती, रुद्र ने उसे पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। अपने सामने रुद्र को देख सुधा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। डर के मारे सुधा ने रुद्र की शर्ट को बहुत टाइट पकड़ लिया था। रुद्र को यह एहसास न जाने क्यों पहली बार हो रहा था। सुधा का उसके पास आना रुद्र को एक अलग ही खुशी दे रहा था, पर उसका दिमाग इस बात से साफ इनकार कर रहा था कि सुधा और उसके बीच कुछ तो है। दिल और दिमाग के बीच लगातार जंग चल रही थी। रुद्र को पानी में यूं जाता देख अर्णव भी वहां आ चुका था। रुद्र थोड़ी ही देर में किनारे पर आ गया। अर्णव ने रुद्र को हाथ दिया और उसकी गोद से सुधा को पकड़ते हुए उसका हाथ ऊपर की तरफ खींचा। सुधा इस समय बेहोश थी। तारा की आंखों में आंसू आ गए थे। तारा बार बार सुधा को हल्के हाथों से थपथपा रही थी, लेकिन सुधा बेहोश हो चुकी थी। उसने काफी मात्रा में पानी पी लिया था। तभी रुद्र सुधा के पास आया और उसके पेट से पानी निकालने के लिए पेट को लगातार दबाने लगा। अचानक एक खांसी से सुधा ने सारे पानी की उल्टी कर डाली। धीरे धीरे उसे होश आ रहा था। अपने सामने उसने रुद्र को देखा। रुद्र जिसके बालों से अभी पानी निकल रहा था, पर इस पर भी उसका चाम था। वह किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। एक अलग ही नूर उसके चेहरे पर चमक रहा था। सुधा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जब रुद्र को देखा तो रुद्र भी सुधा को देखने लगा। उसके पतले लाल होठ, चेहरा इतना कोमल कि किसी को उससे प्यार हो जाए। उसकी काली और घनी पलकें उसके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा रही थी। लंबे बाल जो कि डांस करते करते खुल चुके थे, अब भीग चुके थे। रुद्र ने देखा कि सुधा ने जो अनारकली सूट पहना हुआ था वह गीला होने के कारण सुधा की बॉडी की से पूरी तरह चिपक चुका था। इस स्थिति में सुधा की बॉडी का उभार कुछ ज्यादा ही दिखने लगा था। रुद्र ने अपनी आंखों को किनारे करते हुए अर्णव से अपने ब्लेजर को सुधा की तरफ देते हुए कहा। रुद्र बोला, अब तुम होश में आ चुकी हो, यह लो, इसे पहन लो और जाकर चेंज कर लो। तारा सुधा की तरफ देखने लगी और बोली, गीले कपड़ों में घर कैसे जाएगी? यह सही कह रहे हैं, एक काम कर ले, कपड़े चेंज कर ले। सुधा बोली, ठीक है। सुधा तारा का हाथ के साथ दूसरी तरफ गई। सुधा ने तारा का हाथ पकड़ा और बोली, उनके सामने तो कह नहीं पाई, लेकिन मैं पैसे नहीं लेकर आई हूँ, ऐसे में घर भी नहीं जा सकती। तारा सुधा को पंडित जी के पास लेकर गई। पंडित जी ने सुधा को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, अरे सुधा बिटिया, तुम कैसी हो? तारा बोली, पंडित जी, सुधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह गलती से पानी में गिर गई तो क्या है ना, उसके पूरे कपड़े गीले हो गए। घर जाते जाते समय लग जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि सुधा को सर्दी लग जाए। क्या आप सुधा के लिए कपड़ों का इंतजाम कर सकते हैं? पंडित जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं बिटिया, मेरी बिटिया भी सुधा की उम्र की ही है।
तुम चिंता मत करो, मैं अभी उससे कहकर तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े मंगवाता हूँ। रुद्र सुधा और तारा को यूं जाते देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो अलग था। अर्णव ने यह महसूस कर लिया था, लेकिन जब तक रुद्र खुद से नहीं बताता उसने पूछना ठीक नहीं समझा। रुद्र पंडित जी सुधा और तारा को देख रहा था। पंडित जी ने पास में पूजा की सामग्री जुटा रही अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या बिटिया, जरा सुधा बिटिया की मदद करना। तो सौम्या जो कि फूलों की माला बना रही थी, उसने अपने पिता की बात सुनी और फिर सुधा की तरफ आते हुए बोली, बोलिए पिताजी, क्या मदद करनी है? पंडित जी ने कहा, बिटिया, सुधा बिटिया भीग गई है, तुम अपने एक जोड़ी कपड़े सुधा बिटिया को दे दो। तो सौम्या ने हाँ में सर हिलाया और मंदिर के पीछे वाले घर में सुधा और तारा को लेकर गई। वहां उसने सुधा को कपड़े चेंज करवाए और उसके बाद सुधा और सौम्या का धन्यवाद करते हुए अपने गीले कपड़ों को लेकर एक पॉलिथीन में पैक करके बाहर की तरफ आई। रुद्र अभी भी सुधा को ही देख रहा था। सुधा जाने को हुई तो उसने तारा से कहा। सुधा ने कहा, चल, इससे पहले कि माँ को सुनाने का मौका मिल जाए, मुझे घर पहुंचना होगा। तभी तारा सुधा से बोली, तुझे लगता है तेरी सौतेली माँ को तेरी जरा भी फिक्र होगी? वैसे भी कल उनकी बेटी की सगाई है, उनका सारा ध्यान तो उसी में गया होगा। समझ में नहीं आता तेरी माँ की तेरे से क्या दुश्मनी है। हाँ, सौतेली माँ बुरी होती है, पर वह तो तेरी सगी मौसी है ना। फिर भी मुझे तो कभी कभी शक होता है उन पर कि क्या वह सचमुच तेरी असली मम्मी की सगी बहन है। सुधा तारा से बोली, ऐसा मत बोल तारा, चल, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। सुधा वहां से जाने को हुई तभी पंडित जी ने जोर से सुधा को रोकते हुए कहा। पंडित जी ने कहा, अरे बिटिया, अपने पिताजी से कह देना कि कल महापूजा के लिए महापंडित जी सुबह ही मंदिर में पधार जाएंगे, इसलिए जल्दी आ जाए। सुधा ने हाँ में सर हिलाया और पंडित जी को प्रणाम कहकर वहां से चली गई। पंडित जी उसे जाते हुए देख रहे थे और हल्का सा मुस्कुराते हुए सामने शिव जी की मूर्ति की ओर देख कर बोले, हे शिव जी, न जाने क्या लिखा है आपने इसकी किस्मत में। सुधा बिटिया का यूं बेजान सा चेहरा देखा नहीं जाता। प्रभु कोई ऐसी माया करो कि इसके जीवन में खुशहाली आ जाए और हंसी आ जाए। किसी को भेजो इस बिटिया के जीवन में जो इसके चेहरे पर खुशी लेकर आए और इसे नर्क भरे जीवन से बचाए। पंडित जी की बात सुन रुद्र और अर्णव दोनों ही सुन रहे थे। रुद्र पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी, ऐसा क्या हुआ इसकी जिंदगी में जो आप शिव जी से कह रहे हैं? पंडित जी रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, नए हो क्या? रुद्र ने हाँ में सर हिलाया तो पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, यह सुधा बिटिया है, सक्सेना परिवार की बेटी। हरीश सक्सेना को तो जानते होंगे, यह उनकी पहली पत्नी की बेटी है, लेकिन बहुत दुख है इसके जीवन में, इसलिए भगवान से बस प्रार्थना कर रहा था कि इसके जीवन में कोई ऐसा आए जो हमेशा इसे खुश रखे और इस नर्क भरी जिंदगी से आजाद करके जाए। रुद्र को सुधा के बारे में जानने की इच्छा हुई। वहीं अर्णव रुद्र का यह चेहरा देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो रुद्र लड़कियों को अपने आसपास नहीं भटकने देता था, वह सामने से किसी लड़की के बारे में पूछ रहा है। रुद्र ने जैसे ही हरीश सक्सेना का नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिससे वह कोई बड़ा प्लान बनाने वाला था। रुद्र इतना सुनकर वहां से जाने को हुआ, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए पंडित जी की ओर मुड़ा और फिर से पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, पंडित जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि नर्क भरी जिंदगी से कोई इसे बाहर लेकर आए? हरीश सक्सेना की बेटी है, राजकुमारी की तरह रहती होगी। पंडित जी बोले, काश बेटा तुम्हारी बातों में सच्चाई होती। सुधा बिटिया की हालत तो नौकरों से भी कई गुजरी है। उस घर में सुधा हरीश सक्सेना की पहली पत्नी की बेटी है। माँ जन्म देते ही गुजर गई तो हरीश सक्सेना ने अपनी साली के कहने पर अपनी बेटी को मनुष्य समझना शुरू कर दिया। हरीश सक्सेना के ससुराल वालों ने यह सोचा कि हरीश की शादी उसकी साली से कर दी जाए, इससे सुधा को एक माँ मिल जाएगी। आखिर मौसी भी तो एक माँ जैसी होती है। इसलिए हरीश की शादी श्रुति शुक्ला से हो गई, जो शादी के बाद श्रुति सक्सेना बन गई। हरीश की जिंदगी में फिर 3 बच्चे और आए। श्रुति सक्सेना ने सबसे पहले एक बेटे को जन्म दिया। शादी के 10 महीने बाद ही हरीश सक्सेना के घर बेटे का जन्म हो चुका था, जिसका नाम सोहित सक्सेना रखा। उसके 1 साल बाद श्रुति सक्सेना ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम आरोही सक्सेना और आकृति सक्सेना है। आरोही आकृति से 10 मिनट बड़ी है। रुद्र बोला, इसका मतलब सुधा सक्सेना सक्सेना परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और सबसे बड़ी वारिस भी। पंडित जी ने हाँ में अपना सर हिलाया।
पंडित जी बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी अर्णव पंडित जी से बोला, फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। पंडित जी ने फिर बताना शुरू किया। पंडित जी बोले, 3 बच्चे हो जाने के बाद तो जैसे श्रुति को सुधा से और भी नफरत होने लगी। श्रुति सक्सेना हरीश को पसंद करती थी, लेकिन हरीश ने शादी उसकी बड़ी बहन सविता से कर ली। फिर सविता की मौत के बाद हरीश की दूसरी पत्नी बनी श्रुति सक्सेना। तब से सुधा की जिंदगी और भी खराब होती चली गई। जैसे जैसे श्रुति के अपने बच्चे होते गए, उसने हरीश को सुधा से इतना दूर कर दिया कि बिना बच्ची की माँ बिना बाप की भी हो गई। हरीश के पिता और मैं बहुत पुराने मित्र हैं। मिस्टर सक्सेना अक्सर मेरे पास आकर सुधा के बारे में चिंतित हुआ करते थे। और फिर एक दिन मौका देखते ही श्रुति सक्सेना ने ऐसा दांव खेला जिसमें सुधा पूरी तरह से फंस गई और उसके दादाजी मतलब मिस्टर सक्सेना भी कुछ नहीं कर पाए। रुद्र बोला, ऐसा क्या खेल खेला था श्रुति सक्सेना ने? पंडित जी बोले, 4 साल पहले सुधा की शादी करवाने का खेल। सुधा बिटिया को 18 साल पूरे हुए ही थे कि 18 साल पूरा होने के 2 दिन बाद ही उसकी शादी तय कर दी गई। लेकिन एक हादसे में सुधा बिटिया का होने वाला पति इस दुनिया से चला गया और उसी हादसे में श्रुति सक्सेना के बेटे को बुरी तरह चोट आई, जिससे उसके पैरों को लकवा मार गया। उसके पैर होते हुए भी अब किसी काम के नहीं रह गए। तब तो जैसे श्रुति ने सुधा बिटिया की जिंदगी तबाह करने की ठान ही ली थी। उसके बाद उन्होंने कितनी ही कोशिश की इन 4 सालों में सुधा की दोबारा शादी अपने भांजे अजय से करवाने की, लेकिन मिस्टर सक्सेना ने साफ इनकार कर दिया। रुद्र बोला, पर क्यों? ऐसा क्यों किया मिस्टर सक्सेना ने? पंडित जी बोले, अजय एक नंबर का बिगड़ा हुआ आवारा, बदतमीज और निहायत ही घटिया इंसान है। पता नहीं हरीश बेटे को क्या हो गया। अपनी पत्नी की बनाई गई नफरत की पट्टी इतनी मोटी हो गई कि उसे कुछ दिखता ही नहीं कि वह अपनी ही सगी बेटी के साथ इतना जुल्म कर रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सुधा की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे इस नर्क भरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ले जाए। माफ करना बेटा, इतनी सारी बातें तुमसे कह दी। ये बातें किसी से कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर एक अपनापन सा लगा, इसलिए बता दिया। अर्णव पंडित जी की सारी बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में सवाल घर कर गया। अर्णव ने पंडित जी से कहा, पंडित जी एक बात बताइए। पंडित जी बोले, पूछो बेटा। अर्णव ने कहा, ये रोज यहाँ डांस करने के लिए आती हैं? पंडित जी बोले, हाँ बेटा, वह जो उसके साथ दूसरी लड़की थी ना, जिसका नाम तारा शर्मा है, वह यहीं पास में रहती है। तारा और सुधा बचपन की दोस्त है, दोनों बचपन से डांस करती है और अब छोटे छोटे बच्चों को तारा अपनी डांस एकेडमी में डांस सिखाती है। 2 हफ्ते से तारा की डांस एकेडमी का रिनोवेशन चल रहा है, जिस कारण तारा बच्चों को यही मंदिर के किनारे डांस सिखा रही थी, जिसमें सुधा भी उसका साथ देती है। अर्णव फिर बोला, इतने बड़े घर की लड़की और अपनी दोस्त के साथ केवल डांस सिखाती है, ऐसा क्यों? पंडित जी ने एक फीकी हंसी हंसी और बोला, पंडित जी बोले, अभी बताया तो था बेटा, बड़े घर की बेटी तो केवल नाम की है सुधा। उसके लिए सौतेली माँ सुधा को कभी आगे बढ़ते हुए उसकी जिंदगी में अच्छा होता हुआ देख नहीं सकती। दरअसल सुधा श्रुति सक्सेना की दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर और गुणवान है। श्रुति सक्सेना सुधा का अच्छा कभी होता हुआ देख ही नहीं सकती थी। और कल श्रुति सक्सेना की बड़ी बेटी आरोही की सगाई है और उसी के लिए एक महापूजा का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन यह रिश्ता पहले सुधा के लिए आया था। फिर न जाने क्यों क्या हुआ कि उन्होंने सुधा के लिए ना करके बल्कि आरोही के लिए कह दिया। यह सुनकर तो श्रुति सक्सेना के मन में न जाने कितने लड्डू फूट गए होंगे। वह तो चाहती ही थी कि सुधा का घर किसी अमीर खानदान में ना बसे। श्रुति सुधा को खुश नहीं देख सकती, इसलिए तो सुधा को जलील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। रुद्र को न जाने क्यों अब सुधा से हमदर्दी होने लगी थी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ चुके थे। रुद्र ने हाँ में सर हिलाया और पंडित जी को नमस्ते कहकर वहां से अपने होटल की तरफ चला गया। गाड़ी में बैठा रुद्र कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगा। रुद्र ने अर्णव से कहा, मुझे सक्सेना परिवार की सारी डिटेल्स चाहिए। हर एक मेंबर के बारे में, कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, हर एक डिटेल्स। सब ठीक है ना? अर्णव बोला, पर हमारे पास हरीश सक्सेना की डिटेल्स है, बाकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स लेने से क्या फायदा? रुद्र बोला, दुश्मन को हराना है तो उसके परिवार पर वार करो। और वैसे भी हरीश सक्सेना जैसा गिरा हुआ इंसान अच्छा तो कभी बन ही नहीं सकता। सुधीर सक्सेना ही वह लड़की बनेगी जो हरीश सक्सेना की बर्बादी का कारण होगी। अर्णव ने रुद्र की तरफ देखा और फिर कहा, तू क्या करने वाला है रुद्र?
रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अर्णव उस मुस्कान को अच्छे से समझ सकता था। अर्णव रुद्र से बोला, वह लड़की बहुत मासूम है रुद्र। उसने बहुत दुख देख लिया अपनी जिंदगी में। मैं तुझे उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। रुद्र बोला, चिंता मत कर, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। न जाने क्यों पसंद आ गई है मुझे वो, और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं किसी और का नहीं होने देता। उस अजय की भी सारी डिटेल चाहिए मुझे, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, सब कुछ। पर उससे पहले कल जिस लड़की की सगाई होने वाली है उसके बारे में पता लगाओ। 3 दिन बाद शादी है उस लड़की की, तो क्यों ना एक ऐसा तमाशा क्रिएट किया जाए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। अर्णव रुद्र से बोला, मैं कुछ समझा नहीं, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? रुद्र बोला, बहुत कुछ बड़ा। बातचीत करते करते वे उस होटल पहुंच चुके थे जहां रुद्र रुका हुआ था। रुद्र बिना अर्णव से बाकी कुछ कहे सीधे कार से उतरकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसे यूं जाता देख अर्णव अपने सिर पर हाथ रखकर खुद से बोल रहा था, न जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में। बस इसके खेल में उस मासूम लड़की का दिल न दुखे भगवान, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। रुद्र तो पत्थर दिल हो चुका है, लड़कियों से खेलना उसका एक शौक बन चुका है, पर इस मासूम को उसके शौक के बीच में मत लाइएगा भगवान। इतना कहकर अर्णव ने एक लंबी सांस, गहरी सांस ली और वहां से अपने रूम में चला गया। आखिर क्या सोच रहा है रुद्र ने, क्या करने वाला है वो देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं रुद्र की नजर पड़ चुकी है सुधा पर। क्या सुधा की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।